आज जिस पहली खबर का जनमत में हम जिक्र करने वाले हैं, जिस खबर से शुरुआत करने वाले हैं, दरअसल वो राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि की भावना के साथ उठाए गए हमारे मुद्दे का एक बड़ा असर है। मथुरा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अब ये कहानी भी आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि सुदर्शन न्यूज ने कल ही सनी लियोनी से जुड़े हुए कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे और पूछा था कि आखिर कृष्ण नगरी में जो पवित्र भूमि है, वहां पर ऐसे पॉर्न स्टार के कार्यक्रम की क्या जरूरत है। सुदर्शन न्यूज पर सनी लियोनी से जुड़े कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब मथुरा में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जैसे ही यह मुद्दा सुदर्शन न्यूज के चर्चित शो जागो में प्रदोष सुरेश चौहान के जी ने प्रमुखता से उठाया, वैसे ही प्रशासन और हिंदू संगठनों में हलचल तेज हो गई। परिणाम हुआ कि कार्यक्रम के आयोजकों को आखिरकार आयोजन रद्द करना पड़ा। दरअसल सुदर्शन न्यूज ने यह सवाल उठाया था कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्मभूमि है मथुरा प्रभु श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किस आधार पर किया जा रहा है। चैनल पर इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद स्थानीय संत समाज, हिंदू संगठनों और आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ने लगी। लोगों का कहना था कि मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का केंद्र है और ऐसे में यहां इस तरह के कार्यक्रम को अनुमति देना धार्मिक भावनाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। खबर सामने आते ही हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर कार्यक्रम को रद्द कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कृष्ण नगरी में ऐसे आयोजनों की कोई जगह नहीं है और अगर भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम करने की कोशिश हुई तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। कई जगहों पर आयोजकों के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली और प्रदर्शन तेज हुआ। प्रशासन पर बढ़ते दबाव और माहौल को देखते हुए आखिरकार आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसे जन भावनाओं की जीत बताया। हिंदू संगठनों का कहना है कि सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को सही समय पर उठाया, जिससे प्रशासन को भी स्थिति की गंभीरता समझ में आई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि मथुरा केवल पर्यटन या मनोरंजन का केंद्र नहीं है, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हमारी धर्म और आस्था का केंद्र है। यहां हर आयोजन को धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुरूप ही होना चाहिए। लोगों का कहना है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्थान और संस्कृति का सम्मान सर्वोपरि हो जाता है। इस पूरे मामले में सुदर्शन न्यूज की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चैनल के शो जागो में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद प्रशासन और समाज हरकत में आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मीडिया इस तरह से सवाल न उठाए तो कई बार ऐसे कार्यक्रम चुपचाप हो जाते हैं, जिनका बाद में विरोध करना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल कार्यक्रम के रद्द होने के बाद मथुरा में स्थिति शांत है, लेकिन हिंदू संगठनों ने प्रशासन को साफ साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर इस तरीके के किसी भी आयोजन को दोबारा अनुमति देने की कोशिश की गई तो फिर ये सीधे सीधे जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा और इसीलिए अनुमति देने से पहले जन भावनाओं को जरूर ध्यान में रखा जाए। मथुरा के लोगों का कहना है कि कृष्ण नगरी की मर्यादा और संस्कृति की रक्षा के लिए वो हमेशा एकजुट रहेंगे और किसी भी ऐसे प्रयास का विरोध करेंगे जो उनकी आस्था को ठेस पहुंचाएगा। हम इतने लापरवाह हो चुके हैं कि अश्लीलता के लिए कुख्यात के एक बदनाम विदेशी डांसर को ठुमके लगाएंगे, वो भी ब्रिज की जैसी पावन धरा पर। जी हां, सही सुना आपने। सनी लियोन को जानते होंगे आप, नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए, उसकी तासीर का पता चल जाएगा आपको कि वो क्या था। हमें तो बताने में भी शर्म आ रही है स्क्रीन पर। उसी सनी लियोनी को मथुरा में बुलाया जा रहा है आपकी न्यू ईयर को रंगीन बनाने के लिए, आपकी न्यू ईयर ईव को रंगीन बनाने के लिए। मथुरा का द ललित ग्रैंड होटल, उसमें द ट्रंक करके एक जगह है, वेन्यू है, उसमें सनी लियोन को डीजे नाइट ऑर्गेनाइज किया गया है।
लाखों की टिकट बिक चुकी है, शो हाउसफुल अभी से हो चुका है। लियोन के ठुमकों पर सारी रात नाचने वाले हिंदू ही है। यह सही है कि 31 रात तक अंग्रेज बने रहो और 1 जनवरी को मंदिर में जाकर हरे राम हरे कृष्ण जपने लगोगे? यह सनातन है। तो जो भी ऐसा मुद्दा जो सनातन के विरुद्ध होगा, हम उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाएंगे। और जब हम यानी सुदर्शन न्यूज आवाज उठाता है तो वो देश की आवाज बनता है, वो संतों की आवाज बनता है, वो हिंदू समाज की आवाज बनता है। और आखिरकार सनातन विरोधी किसी भी कृत्य का जब हम विरोध करते हैं तो उसका एक बड़ा परिणाम ये होता है कि ये जो सनातन विरोधी लोग हैं उन्हें अपने कदम पीछे करने पड़ते हैं। और ऐसे तमाम जो कार्यक्रम हैं जो हमारी सनातन आस्था को ठेस पहुंचाए, उन कार्यक्रमों को रद्द किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं कि किस तरीके से एक और आवाज उठ रही है बंगाल में। मिशन बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कल आपको याद होगा उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। साफ तौर पर कह दिया था कि घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार 2026 में पश्चिम बंगाल में बनती है तो चुन चुन कर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और इस कदर यहां पर निगहबानी की जाएगी, नजरबंदी की जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इन सबके बीच आज 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे का अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का था। बुधवार को कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यानी आज उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। यह दौरा आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी सूत्र ये कह रहे हैं कि इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में संगठन को मजबूत करना, जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना था। बुधवार सुबह अमित शाह ने उत्तरी कोलकाता स्थित प्रसिद्ध थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने राज्य की शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कामना की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह मंदिर दौरा केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं था, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को लेकर पार्टी के संदेश का भी बड़ा प्रतीक था। अमित शाह लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी बंगाल की परंपरा, उसकी संस्कृति और विरासत की रक्षा करना चाहती है। मंदिर दर्शन के बाद गृह मंत्री एक होटल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट, कहां कमजोरी है और मजबूत सीटें कहां हैं, इसका आकलन, बूथ स्तर की तैयारियों और विपक्षी रणनीतियों पर विस्तार से भी चर्चा हुई। सूत्र ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि 2026 का चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद अमित शाह ने साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए कहा कि चुनाव सिर्फ मंच से नहीं जीते जाते, बल्कि गली, मोहल्ले और बूथ स्तर पर मेहनत से जीते जाते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो जनता के बीच जाकर ममता सरकार की नाकामियों को उजागर करें और केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। अपने संबोधन में अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता तेज विकास, सुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों की बहाली चाहती है और इसके लिए बीजेपी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति में झोंक दिया है। कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे अमित शाह ने एक बार फिर काली मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की और इसके बाद वो कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस तरह 3 दिन का ये दौरा राजनीतिक, संगठनात्मक और सांस्कृतिक संदेशों के साथ संपन्न हुआ। इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी की कोर कमेटी, वरिष्ठ नेताओं और प्रवासी श्रमिकों के साथ अहम बैठक की थी। इन बैठकों में राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार समेत कई बड़े नेता उपस्थित थे।
इन बैठकों में चुनावी रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग, प्रवासी मतदाताओं की भूमिका और संगठन विस्तार पर गहन चर्चा हुई थी। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला था, जैसे मैंने आपको बताया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कुशासन, भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। शाह ने दावा किया कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इस पर आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया है, जबकि केंद्र सरकार ने बंगाल को विकास योजनाओं के लिए भरपूर संसाधन दिए हैं। अमित शाह के अनुसार बीजेपी सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सुधरेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर अमित शाह का ये 3 दिवसीय बंगाल दौरा साफ संकेत देता है कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। संगठन को धार देने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की दिशा में यह दौरा एक अहम कदम माना जा रहा है। 2026 के चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में सियासी तापमान और बढ़ने के संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंक चुकी है। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह का होना, तमाम तरीके से बैठकों का करना, ममता सरकार के खिलाफ घेराबंदी करना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, महिला उत्पीड़न का आरोप लगाना, घुसपैठियों को संरक्षण देना, ये तमाम बातें अमित शाह कह ही रहे थे कि इस बीच जो वो कह रहे थे वो सच होता हुआ अभी दूसरी तरफ नजर आ रहा था। क्योंकि एक तरफ बंगाल पर मंथन चल रहा था तो दूसरी तरफ जिहादी गुंडों की बर्बरता से बंगाल दहल रहा था। यहां पर सवाल महिलाओं के संरक्षण का, उनकी सुरक्षा का है। सवाल महिलाओं की चीखों का, लाठियों की मार का और सत्ता के संरक्षण का है। ये कोई जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कोई पुराना किस्सा नहीं है। ये ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का आज का सच है, जिस सच को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दुनिया को, देश को दिखाने की कोशिश की थी। ममता राज में महिलाओं पर किस तरह से उत्पीड़न बढ़ा है, किस तरह से अत्याचार बढ़ा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं, उसकी साक्षी हैं। ऐसी बर्बरता जिसे देखकर आत्मा कांप जाए। महिलाओं को गिराया जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है और हमलावरों के चेहरे पर कानून का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बल्कि उन्हें यह पता है कि उन्हें तो संरक्षण है, सत्ता का घमंड है, क्योंकि ये वो जिहादी हैं जो ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के सबसे बड़े आधार हैं। और यही वजह है कि ये जिहादी गुंडे महिलाओं पर बर्बरता करने से भी बाज नहीं आते, अत्याचार करने से बाज नहीं आते, लाठी डंडों से पीटने से ये बाज नहीं आते। दक्षिण 24 परगना की यह घटना है, बसंती ब्लॉक ये बताया जा रहा है, जहां उत्तर भंगनामारी गांव, यहां पर दरअसल कुछ जिहादी यानी जलील, मुन्ना और आरिफ, इनके नाम बताए जा रहे हैं, और उनके कुछ सहयोगी यहां पर इलीगल माइनिंग के लिए पहुंचते हैं। यहां पर जो महिलाएं मौजूद थीं, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन देखिए इन जिहादी गुंडों ने क्या किया। इन्हें तो सत्ता का संरक्षण मिला है, इनको तो ममता बनर्जी का प्रेम मिला है, और इसीलिए जलील, मुन्ना और आरिफ नाम के इन जिहादियों ने बिना कुछ सोचे समझे बेखौफ होकर उन महिलाओं पर लाठी बरसानी शुरू कर दी, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सवाल यही है कि इनके हाथों में लाठी किसने दी? या तो ये तो साफ साफ है कि सत्ता का संरक्षण मिला है। इनके मन में डर आखिर जो खत्म हो गया है, इसके लिए क्या ममता सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक वीडियो देश के सामने रखा और सीधा आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक ही सीमित रह गई है?
क्या सत्ता से जुड़े होने का मतलब कानून से ऊपर होना है? क्या पुलिस इसलिए खामोश है क्योंकि हमलावर वफादार वोट बैंक है? दिन दहाड़े सरेआम बांस और लाठियों से महिलाओं को पीटना और किसी को यह डर नहीं कि जेल होगी, एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। क्या यही है ममता मॉडल? क्या यही है महिला सुरक्षा का दावा? जब निर्भया पर पूरा देश सड़कों पर था तब बंगाल की मुख्यमंत्री सवाल पूछा करती थी। तो आज बंगाल में जब महिलाओं पर जिहादी हमले हो रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री जो कि महिला है, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौन साधना क्यों कर लेती हैं? क्यों चुप्पे साथ बैठती हैं? अगर वीडियो ना होता तो क्या ये सच सामने आ पाता? अगर विपक्ष ना होता तो क्या न्याय की कोई उम्मीद बचती? सत्ता से सीधा सवाल यही है, पुलिस से जवाब मांगा जा रहा है। ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या बंगाल में कानून का राज है भी या नहीं, या फिर ये जो बेखौफ होते हुए जिहादी हैं उनको सत्ता का संरक्षण इस कदर प्राप्त है, इस कदर तुष्टीकरण की राजनीति हावी है कि ये जब चाहें जैसे चाहें किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार कर सकते हैं। आरजीकर से लेकर आपको याद हो कि लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ तक लगातार संदेश खाली की कहानी हो या फिर आज की कहानी, हर जगह महिला सीएम के राज में महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल खड़ा करता है कि ये बंगाल है या तालिबान, और अगर ये परिस्थिति है तो फिर महिला मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और आइए अब आपको सीधे सीधे उस राज्य लिए चलते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, जहां के लॉ एंड ऑर्डर का डंका विदेशों तक बजता है, क्योंकि वहां पर अगर महिलाओं की तरफ कोई अश्लील टिप्पणी भी करता है तो उन्हें लंगड़ा कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ममता सरकार में देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद इन जिहादियों को जरूर कड़ी से कड़ी सजा होगी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत विशेष रहा, खासतौर से विश्व भर के सनातनियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। और इस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रही, मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। सीएम ने कहा कि पहले जय श्री राम कहने पर लाठी पड़ती थी, कुछ लोगों ने अयोध्या के साथ षड्यंत्र किया, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया, लेकिन जिसकी सुरक्षा जब बजरंगबली स्वयं कर रहे हों वो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे वाली जो बात उन्होंने कही कि कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस अयोध्या को लहूलुहान किया था, देश दुनिया का कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं जो अयोध्या का दर्शन करके फलीभूत ना होता। 2017 से पहले ना बिजली, ना पानी, ना सुरक्षा, और जब कोई जय श्री राम बोलता था तो लाठी चल जाती थी। और तो अब भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना भी जी राम जी हो गई है। याद करिए कि 1528 से लेकर 1992 तक अयोध्या में हर 20 वर्ष लगातार राम भक्त संघर्ष करता रहा। हर वर्ष कहना चाहिए, दशकों से यहां पर संघर्ष चलता रहा। गोली लाठियों की परवाह नहीं की, यहां पर सनातनी लड़ता रहा। और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी की उपस्थिति के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की क्योंकि मौजूदगी थी, तो उन्होंने भी कहा कि राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है वो। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के नाम सुन के ही लगता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने अपने कट्टरवादी सोच से अयोध्या को भी युद्ध भूमि बना दिया था। याद करिए, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे और अयोध्या से गुलामी का कलंक जब हटाया, जब अभी 25 नवंबर को पीएम मोदी फिर अयोध्या आए और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज को लगाया,
इस सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोगों ने अयोध्या से षड्यंत्र किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सारी महत्वपूर्ण बातें कही। सीएम योगी ने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 अहम घटनाओं को विस्मृत नहीं किया जा सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब देश का कोई पीएम स्वयं अयोध्या धाम पधारे हों और 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करते हुए अपने कर कमलों से राम जन्मभूमि के कार्यक्रम को संपन्न किया था। सीएम योगी ने आगे कहा कि दूसरी तारीख 22 जनवरी 2024 को जब पीएम मोदी स्वयं अयोध्या पधारे और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, और तीसरा जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री स्वयं आए और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं का संदेश दिया। सनातन की पताका यूं ही लहराती रहेगी, ये संदेश पूरी दुनिया को दिया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था। जिनके शासन में आतंकी हमले कर अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंग बली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे वाली जो पंक्ति है वो चरितार्थ होती है। यहाँ तो हनुमान जी स्वयं विराजमान है और फिर कोई आतंकी यहाँ कैसे प्रवेश कर जाता। ये तमाम बातें आज प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी जो उत्सव है उस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कही। संघर्ष देखा था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंग बली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता। जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं। और आइए जनमत पे आगे बढ़ते हैं, आपको राजस्थान के टोंक लिए चलते हैं, जहां टोंक जिले में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री की भारी खेप बरामद की। पुलिस ने एक कार की तलाशी के दौरान यूरिया खाद के कट्टों में छिपाकर ले जाया जा रहा करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। टीम को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गुप्त सूचना मिली थी और इसके आधार पर ही यह कार्रवाई की गई। कार की गहन तलाशी लेने पर पुलिस को 200 खतरनाक एक्सप्लोजिव कार्टेज और सेफ्टी फ्यूज वायर के 6 बंडल भी मिले। प्रत्येक बंडल में करीब 183 मीटर फ्यूज वायर भी था और इस तरह कुल मिलाकर 1100 मीटर से ज्यादा फ्यूज वायर बरामद की गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बूंदी जिले के रहने वाले सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया है।
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी कार में विस्फोटक सामग्री लेकर बूंदी से टोंक सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोटक सामग्री कहां और किस उद्देश्य से सप्लाई की जानी थी। इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं है। मामले में अन्य संभावित आरोपियों और उनके लिंक की भी जांच हो रही है। देखिए, टोंक डीएसपी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें एक मारुति सियाज जो गाड़ी थी, ये गाड़ी बूंदी से रवाना हुई और टोंक की तरफ ये गाड़ी आ रही थी। टोंक डीएसपी को सूचना मिली तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनमें एक है सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल, उम्र 48 वर्ष, ये करवर थाना है जो बूंदी जिले में है। दूसरा आरोपी है सुरेंद्र मोची पुत्र दूली लाल जी, इसकी उम्र है 33 वर्ष और यह भी करवर जो थाना है बूंदी जिले में उसके रहने वाले हैं। इधर फरीदाबाद में लिफ्ट के बहाने चलती कार में रेप का मामला सामने आया। यहां चलती कार में एक युवती के साथ रेप किया गया। 2 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने लड़की को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर कार में बिठाया था। पीड़िता ने जब विरोध किया तो उसे पीटा गया और उसके चेहरे और सिर में चोट आई। आरोपियों ने रेप के बाद पीड़िता को सड़क के किनारे फेंक दिया। फरीदाबाद में चलती कार में रेप की घटना सामने आई है। पीड़िता देर रात अपने घर से निकली थी और इसी दौरान कार सवार 2 युवकों ने उसे लिफ्ट के बहाने कार में बिठा लिया और फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर चलती कार में रेप किया। विरोध करने पर उसे पीटा गया और रेप के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया गया और दोनों ही युवक फरार हो गए। पीड़िता के चेहरे और सिर में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिवार ने बताया कि वो अपनी सहेली के घर जाने के लिए घर से निकली थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की बहन ने शिकायत में बताया कि रात 8:30 बजे उसके पास बहन की कॉल आई थी और उसे बताया गया कि घर में मां से कहासुनी हो गई है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसने कहा था कि मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। पीड़िता की बहन के अनुसार देर रात करीब 12 बजे पीड़िता कहीं जाने के लिए सवारी का इंतजार करने लगी और इसी दौरान उसके सामने एक कार आकर रुकी जिसमें 2 युवक बैठे हुए थे। आरोप है कि लिफ्ट देने के बहाने दोनों युवक वैन को गुरुग्राम रोड की ओर ले गए। फरीदाबाद गुरुग्राम के रास्ते में एक आरोपी कार चलाता रहा जबकि दूसरे ने पीड़िता के साथ रेप किया। 2 घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे। पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद करीब 3 बजे आरोपियों ने पीड़िता को चलती वैन से फेंक दिया और भाग गए। सड़क पर गिरने से उसके चेहरे और सिर पर चोट आई है। डॉक्टरों को उसके चेहरे पर टांके लगाने पड़े। देर रात पीड़िता ने अपनी बहन को कॉल कर घटना के बारे में बताया था। इसके बाद बहन मौके पर पहुंची। पीड़िता को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया, लेकिन फिलहाल उसका फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके जांच कर रही है। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। 8:30 बजे निकली थी। क्या कह के निकली थी? मेरे को यही लड़ाई हो रही थी आपसे, काफी दिन से बहसबाजी हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं हुई थी। मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, मेरे को मौसी से बात करनी थी। 5 मिनट उसने मेरे से बात करी थी। बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। देखो मैं तो मोड़ पर 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी थी, कह रही ऑटो ढूंढ रही हूँ। बस इतना कहकर फोन काट दिया। देखो रात को 3:30 बजे कॉल आई। मैं सो रही थी तो फोन आया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया। पहले फोन तो बात नहीं हो पाई। दोबारा फोन आया
तो उसका मैंने फोन उठाया, उधर से कट गया। फिर मैंने बार बार फोन किया, लेकिन रात हो गई, इसलिए फोन आया तो मैंने फोन किया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक पूजनीय मोहन भागवत जी 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। वो कल रात्रि रायपुर पहुंचे हुए थे और आज परम पूज्य संघ प्रमुख मोहन भागवत जी रायपुर स्थित एम्स के ऑडिटोरियम में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, युवाओं को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर उनका मार्गदर्शन किया। इसके बाद सर संचालक रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में भी भाग लेते हुए नजर आए। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना थी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी उपस्थिति रही। मोहन भागवत जी का ये दौरा संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, जिसमें समाज और युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के सर्वप्रिय विहार इलाके की बात करते हैं, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने 30 दिसंबर 2025 को यहां तलाशी अभियान शुरू किया, जो फिलहाल जारी है। इस छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को भारी मात्रा में नकदी, सोने, हीरे के गहने और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी अधिकारियों के अनुसार तलाशी के दौरान अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की नकद राशि बरामद हुई है। इतनी बड़ी रकम की गिनती के लिए मौके पर बैंक अधिकारियों को विशेष कैश काउंटिंग मशीनों के साथ बुलाना पड़ा। नकदी अलग अलग स्थानों पर छिपा कर रखी गई थी। इसके अलावा ईडी ने एक सूटकेस में रखे सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। गहनों के विस्तृत वैल्यूएशन प्रक्रिया भी जारी है। तलाशी के दौरान एक बैग से कई चेकबुक, संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड्स भी बरामद हुए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर जिन संपत्तियों का पता चला है, उनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 35 करोड़ बताई जा रही है। ईडी की टीम फिलहाल सभी दस्तावेजों और बरामद संपत्तियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे संभव हैं। जब जांच एजेंसी की ओर से अभी तक इस कार्रवाई से जुड़े लोगों के नाम या गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। ईडी का तलाशी अभियान और जांच प्रक्रिया दोनों ही जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रूस की। रूस ने एक बार फिर भारत की वायु सुरक्षा को और मजबूत करने का प्रस्ताव दिया है। इस बार ऑफर है कि रूस का आधुनिक मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम S-350 वित्याज, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, यानी भारत में इसका निर्माण और मेंटेनेंस दोनों संभव होगा। यह सिस्टम भारत के मौजूदा S-400 ट्रायम्फ को सपोर्ट करेगा और देश की एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क को और ज्यादा मजबूती देगा। रूसी सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के मुताबिक S-350 वित्याज को खास तौर पर S-400 के साथ लेयर्ड एयर डिफेंस के तौर पर डिजाइन किया गया है। हालिया हाई लेवल बातचीत में अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट्स और S-500 सिस्टम पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल रूस S-350 को तुरंत उपलब्ध और व्यवहारिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। भारत पहले ही S-400 की 3 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल कर चुका है और 2 और स्क्वाड्रन की डिलीवरी होनी है। ऐसे में S-350 भारत के लिए मिडिल और इनर लेयर डिफेंस का अहम हिस्सा बन सकता है। S-350 वित्याज, जिसे एक्सपोर्ट वर्जन में S-350QE माफ कीजिएगा S-350E कहा जाता है, रूस की कंपनी एल्मोज एंटे द्वारा विकसित एक आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे पुराने S-300PS सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। S-350 लड़ाकू विमानों जैसे एरोडायनेमिक टारगेट्स को 120 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यह सिस्टम 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से 9M96E और 9M96E2 मिसाइलें लगी होती है, जो एक्टिव रडार गाइडेड है। इसके अलावा 9M100 शॉर्ट रेंज मिसाइल भी शामिल है। एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं।
S-350 एक साथ 16 हवाई टारगेट्स या 12 बैलिस्टिक टारगेट्स को ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर सकता है। इसका AESA मल्टी फंक्शनल रडार कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी पकड़ने में सक्षम है। यह पूरी तरह मोबाइल सिस्टम है जिसे तेजी से तैनात किया जा सकता है और ये ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रिसिजन गाइडेड बम और स्टेल्थ टारगेट्स के खिलाफ बेहद प्रभावी है। पाकिस्तान के पास JF-17, J-10 फाइटर जेट्स और बाबर क्रूज मिसाइलें हैं जो कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करती हैं। S-350 ऐसे लो ऑल्टीट्यूड खतरों को रोकने में बेहद कारगर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया था। S-350 आने से खासकर पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर एयर डिफेंस को और घना किया जा सकेगा। चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलें और बड़ा ड्रोन बेड़ा है। लद्दाख और अरुणाचल जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में कम दूरी के हवाई खतरे ज्यादा होते हैं। ऐसे में S-350 की फास्ट रिएक्शन टाइम और मल्टी टारगेट क्षमता भारत को LAC पर मजबूत सुरक्षा कवच देगी। ये S-400 के साथ मिलकर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक खतरों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेगा। कुल मिलाकर S-350 वित्यास भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली और आकाश, बराक 8 और S-400 को पूरा करेगा। इससे भारतीय वायुसेना को ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगी और डिफेंस पर कम दबाव पड़ेगा। अगर ये डील हो जाती है तो भारत में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस से स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है।